रघुवंश महाकाव्य बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर के अंतर्गत आता है। इसका षष्ठ सर्ग सिलेबस में है। रघुवंश महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य, नाटक, गीति काव्य इत्यादि 7 ग्रंथों की रचना की है। कुमार संभव और रघुवंश ये 2 उनके महाकाव्य हैं। रघुवंश के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने 19 सर्गों में महाराज रघु के वंश का वर्णन किया है। रघुवंश एक काव्य मात्र नहीं है, अपितु इसे जीवन भी कहा जा सकता है। श्री चंद्रवली पांडे ने रघुवंश को 3 खंडों में विभक्त किया है। पहला खंड रघुखंड, दूसरा रामखंड, तीसरा खिलखंड या अन्वय खंड कहलाता है। रघुखंड अष्टम सर्ग के 27 श्लोक तक माना गया है। रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं और 19 सर्ग में से केवल 6वां सर्ग ही तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसका कि अध्ययन हम करेंगे। और इन 19 सर्गों में जो कथा वस्तु वर्णित है उनको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। अष्टम सर्ग के 27 श्लोक तक रघुखंड नाम से विख्यात जाना जाता है और जिसके की अंतर्गत महाकवि कालिदास ने रघु के वंश का वर्णन किया है। हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल 6ठ सर्ग की कथा वस्तु को पहले संक्षिप्त में जानेंगे। 6ठ सर्ग के अंतर्गत सूर्यवंशी, जैसा कि हम इनके पहले जन्म के विषय में समझ लें कि सूर्यवंशी सम्राट दिलीप के पुत्र का नाम रघु था। रघु के पुत्र थे अज, जिन्हें हम दशरथ का पिता और राम लक्ष्मण के पितामह के रूप में भी जानते हैं। इन्हीं अज का विदर्भ राजकुमारी इंदुमती ने स्वयंवर में वर्ण किया था। महाकवि कालिदास ने रघुवंश के 6ठ सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का विस्तृत वर्णन किया है। अर्थात 6ठ सर्ग के अंतर्गत इंदुमती स्वयं का विस्तार से वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसके विषय इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम राजा अज स्वयंवर सभा में आते हैं और उसके बाद उनके सौंदर्य का, उनके वैभव का, उनके अद्वितीय वीरता इत्यादि का वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर इंदुमती का सभा में आगमन होता है। राजा जो वहाँ पर अन्य स्वयंवर में उपस्थित जो राजा हैं उन सभी की चेष्टा, उनकी क्रिया, उनके हावभाव इत्यादि का वर्णन है। सुनंदा के द्वारा वहाँ स्वयंवर में उपस्थित हुए सभी राजाओं का परिचय कराया जाता है और बाद में राजाओं में भी जो राजा अज हैं उनका विस्तार से वर्णन किया जाता है। इंदुमती का वरण होता है। माला पहनाकर पति रूप में इंदुमती अज का वरण करती हैं। इस प्रकार इस 6ठ सर्ग के अंतर्गत इंदुमती स्वयंवर का विस्तार से वर्णन किया गया है। यही इस 6ठ सर्ग की कथा वस्तु है। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजकुमार अज सभा मंडप में आते हैं, जहाँ स्वयंवर रचा जा रहा है इंदुमती का। उस स्वयंवर में राजकुमार अज के आगमन का वर्णन किया गया है। स तत्र मंचेषु मनोज्ञवेशान्
सिंहासन स्थान उपचार वत्सु वैमानिका नाम मरुताम अपश्यत आकृष्ट लीला नरलोकपालान। स वह राजकुमार अज तत्र सभा मंडप में उपचार वत्सु राजाओं के योग्य सजे हुए मंचेशु मंचों पर सिंहासन स्थानम सिंहासनों पर स्थित मनोज्ञ वेशान सुंदर वेशधारी वे मानिका नाम विमानों में घूमते हुए मरुताम देवताओं की आकृष्ट लीलाओं का अपहरण किए हुए के समान नर लोकपालान मनुष्य लोक के रक्षक राजाओं को अपश्यत देखा। महाराज रघु के पुत्र अज स्वयंवर सभा में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सभा मंडप में अपने अपने योग्य सजे हुए मंचों पर विद्यमान सिंहासनों पर आसीन सुंदर वेशभूषा को धारण करने वाले राजकुमारों को इस प्रकार देखा कि मानो वह विमान में घूमते हुए देवताओं की शोभा का उनके सौंदर्य का अपहरण कर रहे हों। अर्थात कहने का भाव यह है कि सुसज्जित मंचों पर विद्यमान सिंहासनों पर विराजमान राजागण इस प्रकार दिखाई दे रहे थे मानो वे विमानों में घूमते हुए देवता के समान सौंदर्य से युक्त हो। अर्थात देवता लोग हों और जो कि विमानों में घूम रहे हो। इस प्रकार यहाँ स्वयंवर में उपस्थित सिंहासन पर विराजमान सभी राजाओं की जो तुलना है वह कवि के द्वारा देवताओं से की जा रही है। जैसा कि महाकाव्य की एक प्रमुख विशेषता होती है कि ये छंदोबद्ध रचना होती है और प्रत्येक सर्ग प्रमुख रूप से एक छंद में निबद्ध होता है, अंत में कहीं छंद परिवर्तन होता है। प्रस्तुत सर्ग के अंतर्गत उपजाति छंद है। षष्ठम सर्ग में उपजाति छंद है। प्रथम पद्य से लेकर 84वें पद्य तक उपजाति छंद ही रहता है, अंत में छंद परिवर्तन होता है। उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के संयोग से निष्पन्न होता है, जिसका की लक्षण है शाद इंद्र वज्रा यदि तो जगो ग, उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, अनंत रोधिरित लक्ष्म भाजो पादो यदि या बुपजात यस्तः। ये उपजाति छंद का लक्षण है जो कि षष्ठम सर्ग में प्रमुख रूप से उपस्थित हुआ है। प्रथम पद्य से लेकर 84 पद्य तक यही छंद है। अज को जब स्वयंवर में उपस्थित हुए सभी राजागण देखते हैं तो उसके सौंदर्य को देखकर सभी राजागण निराश हो जाते हैं। अर्थात सभी राजाओं को ये लगने लगता है कि अज के समक्ष देवी इंदुमती हमारा वरण नहीं करेगी, निश्चय ही वह राजा अज का ही वरण करेगी। इस प्रकार अज के सौंदर्य को देखकर सभी राजाओं की निराशा का वर्णन इस पद्य के अंतर्गत किया गया है। रतेर ग्रहीता अनुनयन कामम प्रत्यर्पित स्वांगम इव ईश्वरेन काकुतस्तम आलोक्यताम नृपाणाम मनो बभूव इंदुमती निराशम। रते है रति जो कि कामदेव की पत्नी है, तो कामदेव की पत्नी के ग्रहितम अनुनय विनय को स्वीकृत करने के कारण ईश्वरेण
भगवान शंकर के द्वारा प्रत्यर्पित स्वांगम, अपने ही अंग को प्रत्यर्पित कर कामम इव, मानो कामदेव के समान स्थित हुए काकुत्स्थम राजकुमार अज को आलोक्यताम देखने वाले नृपाणाम राजाओं का मनः चित्त मन इंदुमति निराशम, इंदुमति की प्राप्ति में निराश बभूव हो गया। अर्थात कामदेव की पत्नी रति बहुत सुंदर थी। कामदेव के द्वितीय अवतार राजकुमार अज के सौंदर्य अतिशय से राजकुमारी इंदुमति उन्हीं का वरण करेगी, ऐसा अन्य राजाओं को प्रतीत होने लगा। और ऐसे अद्भुत सौंदर्य से संपन्न कामदेव के समान सुंदर राजा अज को देखकर, राजकुमार अज के सौंदर्य अतिशय को देखकर सभी राजाओं का मन निराश हो गया और उन्हें ये प्रतिभासित होने लगा कि निश्चय ही राजकुमारी इंदुमति राजकुमार अज का ही वर्ण करेगी। कवि की यहाँ कल्पना है मानो रति की अनुनय विनय से प्रसन्न होकर ही भगवान शंकर ने कुमार अज के रूप में कामदेव को उत्पन्न किया है, क्योंकि कुमार अज कामदेव के समान ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजा अज के लिए काकुत्स्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि काकुत्स्थ नामक राजा का पुत्र काकुत्स्थ कहलाता है। इसीलिए रघुवंशियों के लिए ये शब्द या ये विशेषण प्रयुक्त हुआ है। आगे इसी प्रसंग में राजकुमार अज आते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं। इसी का वर्णन यहाँ इस अग्रिम पद्य में किया गया है। वेदर्भ निर्दिष्टम असौ कुमारः क्लिप्तेन सोपान पथेन मंचम शिला विभंगै मृगराज शावस्तुंग नगोत्संगम इव आरुरोह। असौ कुमार है, जैसा कि राजकुमार अज के विषय में पूर्व में वर्णन किया गया था। इस प्रकार के सौंदर्य अतिशय से युक्त राजकुमार अज वेदर्भ निर्दिष्टम, विदर्भ राज द्वारा प्रदर्शित मंच पर कृप्तेन अच्छी प्रकार से बनाई गई सोपान पथेन सीढ़ियों द्वारा उसी प्रकार आरूढ़ हो गए, जिस प्रकार सिंह पोतः, जिस प्रकार मृगराज शावः, जिस प्रकार सिंह शिशु, शिला विभंगई एक शिलाओं द्वारा, तुंगम ऊंचे, नगोत्संगम पर्वत की चोटी पर चढ़ जाता है। अर्थात यहाँ इस पद्य के अंतर्गत राजकुमार अज का आसन ग्रहण करने का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार राजा विदर्भ राज के द्वारा जो मंच बनाया गया था, जो उनके लिए सिंहासन निश्चित किया गया था, उस सिंहासन पर राजकुमार अज विराजमान होते हैं। उसी का बड़ा रमणीय वर्णन यहाँ कवि कालिदास के द्वारा किया गया है। वे कहते हैं कि राजकुमार अज, जैसे कि पूर्व में उनके विषय में बतलाया गया है, वह विदर्भ राज द्वारा प्रदर्शित मंच पर सुविहित मार्ग द्वारा इस प्रकार आरूढ़ हो गए, जिस प्रकार सिंह शिशु एक शिला पर पैर रखता हुआ पर्वत की चोटी पर चढ़ जाता है। आज का वर्णन, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।